हैं रेडियो सरगम के साथ में आप जुड़े हुए हैं। मैं आपकी साथी स्नेह चौधरी इस प्रोग्राम में आपका खास स्वागत करती हूँ। अभी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो पर, आप मुझे देख भी सकते हैं हमारे गेस्ट के साथ में। आप हमें रेडियो सरगम फेसबुक पेज और रेडियो सरगम यूट्यूब पर लाइव जो है ये देख सकते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं, जैसा कि हम आपको कल से बताते आ रहे हैं, आज हमारे मेहमान हैं डायलॉग फीजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलेश लाल। नीलेश नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते स्नेह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप को यहाँ लाने का फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लोगों को ये जानना चाहिए कि डायलॉग फीजी क्या है, डायलॉग फीजी क्या करता है। क्योंकि लोग जब नॉर्मली बात करते हैं, डायलॉग जब हम बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में फिल्मों के डायलॉग्स आते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एकदम विस्तार से डिटेल में लोगों को समझाएं कि डायलॉग फीजी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, ये कैसे आया, पहले तो इसका कैसे इसका फाउंडेशन रखा गया, क्या सोच कर इसका फाउंडेशन रखा गया और ये क्या करता है। जैसे कि आपने रेडियो पर भी बताया है, लोग जानते हैं, डायलॉग फीजी दरअसल एक गैर सरकारी संस्था, जैसे कि हम कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है। और ये जो संस्था है इसका स्थापना हुआ था 2008 में। तो जैसे कि लोगों को ज्ञात है कि दिसंबर 2006 में फीजी का जो चौथा सत्ता पलटाव, जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ, और फिर उसके बाद में पार्लियामेंट नहीं थी। तो मई 2008 में एक पैन पैसिफिक वर्कशॉप की आयोजना की गई थी पोर्ट विला वनुआतू में, ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा। और वहाँ पर पीजी के जो अलग अलग सेक्टर्स के लीडर्स हैं, यानी कि जो नेता, जैसे कि मिलिट्री, सरकार, सिविल सोसाइटी, फेथ बेस्ड, ये सभी इकट्ठा थे उस सभा में, वर्कशॉप में। और एक रेजोल्यूशन वहाँ से आया कि फीजी में हमें एक डायलॉग प्रोसेस की स्थापना करना ज़रूरी है। मतलब कि ऐसे एक कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर बहुत कम बातचीत लोगों के बीच में हो रहा था, बहुत कम ऐसे जो ऑफिशियल चैनल्स, यानी कि व्यवस्थाएं थी कि जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, वो आकर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर सके। तो इसी को ध्यान में रखकर और इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ में ये जो संस्था है इसकी स्थापना की गई उस वक्त। तो शुरू में सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन था, डायलॉग फीजी का एक कमेटी था, और वो डायलॉग फीजी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त नहीं था, मगर एक प्रोसेस, एक मूवमेंट था ऑफ एनजीओज, और सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन था। और फिर वहाँ से सिटीजन्स असेंबली हम करते थे उस वक्त, और साथ साथ में मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग्स भी होते थे अलग अलग विषयों पर। और फिर जो फीजी का राजनीतिक स्थिति है वो इवॉल्व होता गया, आगे बढ़ते गए हम। और 2013 में एक नया संविधान आया, उसके तत्पश्चात 2014 में बहुत दिनों बाद चुनाव हुआ। तो चुनाव के बाद में फिर जो संसद है उसकी स्थापना हुई, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, प्रजातंत्रता, उसकी भी स्थापना हुई। हालांकि फिर लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी वाज स्टिल वेरी मच वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर हमने सोचा कि अब डायलॉग फीजी का एवोल्यूशन भी होना चाहिए, और फिर अलग अलग मुद्दों पर हमने काम करना शुरू किया। तो बहुत सारे जो सामाजिक, साथ साथ में राजनीतिक मुद्दे थे जिन पर बातचीत करना ज़रूरी था। क्योंकि अगर हम देखें, हमारा समाज इस तरह का है कि जो हम देखें, अगर जो मुख्य रेसेस, टू मेजर रेसेस इन फीजी, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, खास तौर पर सोशली और पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज पर बहुत कम होता है। और जब हम अपने जो इंट्रा ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं, मतलब कि अगर हम अपने जाति के लोगों के बीच में बातें करें किसी भी मुद्दे को लेकर, तो वो जो कन्वर्सेशन होता है बहुत ही अलग होता है, क्योंकि हम ऐसे बात करते हैं कि सिर्फ अपने जाति के हित के बारे में बातें करते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो नेशन बिल्डिंग होना चाहिए,
मतलब कि एक देश तभी प्रगति करेगा जब सामाजिक एकता यानी कि सोशल कोहेजन हो। जी। तो अगर हम देखें हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री रहा है, वो टर्बुलेंसेस यानी कि उतार-चढ़ाव रहा है। झटका लगा है अलग-अलग वक़्त पर। तो अ लॉट ऑफ दिस जो टेंशन्स बहुत सारे तनाव इस वजह से हुए हैं क्योंकि जो अलग-अलग एथनिक ग्रुप से ये बातचीत नहीं करते हैं अपने में और ये प्रयास नहीं करते हैं कि मुद्दों को हम शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएँ। और इसका जो इकोनॉमिक कॉस्ट रहा है हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा रहा है। अब लोग कहेंगे कि ये तो सरकार का काम है कि सोशल कोहेजन क्रिएट करो या फिर लोगों को इकट्ठा करो ताकि इन मुख्य या इन महत्वपूर्ण विषयों पर बातें हो सके। वही मैं आपसे पूछने जा रही थी। लेकिन बात ये है कि जो सरकार में हर वक्त पॉलिटिशियंस रहते हैं, राइट? और आप जानते हैं कि पॉलिटिशियंस का रेपुटेशन कैसा होता है जहाँ तक कि देश के हित का सवाल है क्योंकि काफ़ी पॉलिटिशियंस तो ऑब्वियसली देश के हित के लिए काम भी नहीं करते। तो उनका अपना खुद का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स रहता है, उनके जो खुद के जो एजेंडाज रहते हैं, तो उनको परस्यू करते हैं। तो और फिर हमारे देश में हमेशा से जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी है और हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा वो बेस्ड ऑन रेस है। जी। अच्छा, ये जो जब आप लोगों ने जैसे 2013 के बाद से जैसे इलेक्शंस वगैरह जब हो गए, जो आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन में जब ये शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक काफी बदलाव किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल बदलाव हुए क्योंकि हमें जो कॉन्टेक्स्ट है उसको रिस्पॉन्ड करके या उस पर रिस्पॉन्ड करके काम करना ये हमारे लिए हमेशा ज़रूरी रहा है। तो जब चुनाव हुए तो ऑब्वियसली काफ़ी बदलाव हुआ कॉन्टेक्स्ट में। जी। और तो हमने अलग-अलग मुद्दों पर फिर काम करना शुरू किया कि अच्छा अब किस तरह के जो सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है ये ज़रूरी है। अभी एक जैसे कि मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के लिए और अभी के जो फ़िलहाल का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है इसमें भी ये ऊपर आया है। ये कॉमन नेशनल आइडेंटिटी यानी कि सभी का जो एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान, इस पर हमने डायलॉग किए हैं। एथनिक रिलेशंस को लेकर हमने डायलॉग किए हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि इससे पहले कि आप बहुत सारी चीजें बताएं और हम सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि जैसे आप जब बोलते हैं कि हमने ये डायलॉग किया, राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई एक विषय पर आप लोगों ने बातचीत की, तो वो बातचीत किन किन के बीच में होती है, कैसे होती है, वो समझाइए। ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर जब हम एक विषय को चुनते हैं, जैसे कि पिछले वर्ष हमने किया था डायलॉग ऑन द फिजियन इकोनॉमी, राइट, तो अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी हिस्सेदार स्टेक होल्डर्स, राइट, उनका हम स्टेक होल्डर मैपिंग करते हैं कि अच्छा ये जहाँ तक कि फिजियन इकोनॉमी का सवाल है, एक नमूना मैं दे रहा हूँ, तो हु आर द मेन स्टेक होल्डर्स। फिर स्टेक होल्डर मैपिंग एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि ये जो हिस्सेदार है, स्टेक होल्डर है, इसका कितना हद तक इन्फ्लुएंस है इशू पर। जैसे कि अगर ले लिया जाए उनका प्रभाव कितना है उस मुद्दे को लेकर, विषय पर, हाँ, राइट। तो फिर उसी तरह से उनको हम इनवाइट करते हैं। तो अभी अगर ले लिया जाए कि गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट में कितने स्टेक होल्डर्स, क्योंकि अलग-अलग मंत्रालय हैं सरकार में, फिर और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इकोनॉमी को लेकर काम करते हैं, उनका इम्पैक्ट रहता है इशू पर। फिर सिविल सोसाइटी का इकोनॉमी की बात हो तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इक्वेशन। तो ऑब्वियसली उनको हम बुलाते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज है, डेवलपमेंट पार्टनर्स है। तो इसी तरह से हम स्टेक होल्डर मैपिंग करके सभी को
हमेशा हम इनवाइट करते हैं। हमारा जो अप्रोच रहा है ऑलवेज हैज़ बीन वेरी इंक्लूसिव, मतलब कि किसी को हम कभी छोड़ते नहीं। सबको बुलाते हैं। सबको बुलाते हैं। तो सब आते हैं? वेल सब तो नहीं आएँगे ऑफ कोर्स ना, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि सभी को लाएँ। हालाँकि हमने देखा है कि जब से जो बदलाव हुआ सरकार में, तो अब कुछ ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पहले हम देख रहे थे कि कुछ कम था, देयर वाज़ अ एलिमेंट ऑफ रिलक्टेंस। कुछ ऐसे विषयों पर हमने डायलॉग किए हैं जहाँ पर उस वक़्त सरकार में ने बॉयकॉट भी किया, जैसे कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर किया। बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि चुनाव प्रणाली को लेकर बहुत सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के बीच में ना, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो फिजी का जो चुनाव प्रणाली काफ़ी नया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसके विषय में काफ़ी लोग समझ नहीं रहे हैं। तो वो उस तरह का कोऑपरेशन पहले तो नहीं था, लेकिन जब से बदलाव हुआ है सत्ता में, तो हमने देखा है कि जहाँ तक कि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स का सवाल है, तो उनका कोऑपरेशन फिलहाल तो पहले से ज़्यादा है। जहाँ तक कि और जो सामाजिक हिस्सेदार कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स, उनका कोऑपरेशन तो हमेशा अच्छा रहा है। साथ-साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमेशा आते हैं। और अब लोग कहेंगे कि अच्छा ये सब होता है, इसका नतीजा क्या होता है? एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट, वही मैं आपसे एकदम वही पूछने जा रही थी। अच्छा आ गए, बातचीत होगी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अच्छा सभी टाइम पे लोग सुनते हैं ना कि यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए, यहाँ पर ये वर्कशॉप, ये कार्यशाला हुई, ये बातचीत हुई, फिर उसके बाद? हाँ, वो बताइए। हाँ, वो एक मेजर क्रिटिसिज्म है। राइट। वो सिर्फ हम आई मीन इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टेड एट डायलॉग फीजी, मगर और भी जो गैर सरकारी संस्था है, काफ़ी लोगों का जो विचार है या उनका जो ओपिनियन है, वो ऐसा है कि ओके ये लोग फंडिंग के लिए काम कर रहे हैं, आप क्योंकि लोग हाँ, पैसा पाने के लिए पैसा काम पाने के लिए, क्योंकि हमें बाहर हमारे जितने भी फंडर्स हैं सभी फॉरेन है, विदेश से आते हाँ, पैसे। तो लोग कहते लेकिन हैं आप कि लोगों को हिसाब भी तो देना पड़ता होगा ना? हाँ, वो तो है, हाँ, वो तो करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि डोना मनी है, हाँ, ऑब्वियसली एक-एक सेंट का हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लोग स्केप्टिकल रहते हैं कि अच्छा ये महँगे-महँगे होटल्स में जमा होते हैं, 2-3 रोज़ बातें करते हैं, हाँ, तो हाँ। फिर होता क्या है ना? तो देखिए कुछ अच्छे-अच्छे नतीजे भी सामने आए हैं ओवर द ईयर्स। हम सिर्फ डायलॉग करते नहीं हैं, जी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम और भी काम करते हैं ताकि वो जो उस महँगे होटल में डिस्कशन होता है, उसको किस तरह से ऑपरेशनलाइज़ किया जाए, ताकि जो लोगों की ज़िंदगी में एक टेंजिबल डिफरेंस हो। तो सॉरी, जी, महँगा होटल क्यों? हमेशा महँगा होटल आपने नहीं। आपने कहा महँगे-महँगे होटल लोग बात करते हैं, लेकिन हाँ, हाँ। महँगा होटल ही क्यों? ओके, आई मीन मैंने उसको इस तरह से फ्रेम क्यों किया, क्योंकि दैट इज़ द यूजुअल क्रिटिसिज्म कि लोग कहते हैं कि ये लोग महँगे होटल में। हाँ, ऑफ कोर्स हम ये मानते हैं कि कुछ-कुछ जो सभाएँ ये महँगे होटल्स में होते हैं। सुबह में अगर देखा जाए तो बहुत चॉइस हमारे पास में कम है। हाँ। राइट? क्योंकि हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहते हैं। हाँ। और फिर एक और रियलिटी है कि अगर आप अच्छा वेन्यू नहीं रखोगे तो लोग आएँगे नहीं। वो भी एक रियलिटी है। हाँ ना? क्योंकि ऐसा हमें अज़्यूम नहीं करना चाहिए कि सभी का जो कमिटमेंट है एक तरह का है। तो इसका मतलब नहीं है कि लोग को हम एंटाइज़ करते हैं या किसी तरह का हम उनको सॉर्ट ऑफ अनड्यूली इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम ये देंगे, अच्छा खाना देंगे, आप आओ। ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ हम महँगे होटल्स में ये जो एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स नहीं करते हैं। इसके अलावा हम अलग-अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, गाँव हैं, इसमें भी जाते हैं। वहाँ पर भी अलग-अलग जो प्रोग्राम्स है, एक्टिविटीज़ उनको हम करते हैं। ये जो डायलॉग्स होते हैं, इससे रेज़ोल्यूशन सामने आता है। तो वहाँ पर रेज़ोल्यूशन के बारे में आप समझाएँ ताकि हमारे जो सरगम के सुनने वाले हैं वो उसको अच्छी तरह से समझ जाए कि इसका क्या मतलब तोड़ कर समझें। ओके, एक
अगर एग्जांपल लिया जाए, अभी हमने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस किया था, ये जिसमें हमने लोगों को बुलाया था सोलोमन आइलैंड, साथ साथ में वनुआतू, वहाँ के जो सिविल सोसाइटी एक्टर्स, साथ साथ में सरकार, इनके प्रतिनिधि थे, ये सभी आए थे। तो उसमें खास जो चर्चा का विषय था वो था वीमन एम्पावरमेंट को लेकर, मतलब कि किस तरह से जो महिला समाज है उनको हम एम्पावर करें ताकि जो क्लाइमेट चेंज है इससे लेकर जो नीति बन रहे हैं इस सभी देशों में, क्योंकि बहुत पैसा भी आ रहा है, साथ साथ में क्लाइमेट एक्शन भी हो रहा है, लेकिन किस तरह से जो महिलाएं उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो सिंस वहाँ पर गवर्नमेंट थी, साथ साथ में सिविल सोसाइटी, तो पहली बार कुछ कमिटमेंट्स आए, जैसे कि वनुआतू के सरकार, उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बताया कि ओके, हम लौट कर जाकर ये सब करेंगे, हमारे जो कानून है इसमें ये सब रिफॉर्म्स आना चाहिए। खासतौर पर उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था। हम अगर देखें जो फिजी के क्लाइमेट चेंज लॉज है वेरी प्रोग्रेसिव, तो उन्होंने काफ़ी हमारे जो लॉज है उससे सीखा, फिर उन्होंने कमिटमेंट किया। अब हम फॉलो अप कर रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है लीगल रिफॉर्म को लेकर। फिजी में हमने देखा कि हमारे जो यहाँ पर आए हुए थे, हमारे सरकार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने माना कि हालांकि हमारे जो लॉज ये बड़े अच्छे लग रहे हैं पेपर पर, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया जाता है। मतलब कि अभी भी कुछ ऐसे व्यवस्थाएं नहीं है कि एक गांव में जो महिला है जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से उलझ रही है, उनको किसी तरह से राहत मिले या फिर उनको मौका मिले कि वो अपना जो समस्या है उनको पॉलिसी मेकर जो लोग नीति बनाते हैं उन तक पहुंचा सके। तो अब फिर हम जाकर उनको फॉलो अप करेंगे कि अच्छा राइट, अब 6 महीना हो गया है, अब क्या कुछ सुधार आया है कि वो पॉलिसी सिर्फ पेपर पर है। तो किसी भी कोई भी, जैसे आप लोग जब कोई भी चीज के लिए इकट्ठा होते हैं, तो हम एकदम सिंपल में उसको कहेंगे कि किसी भी चीज के लिए जब आप लोग इकट्ठा होते हैं, जो लोग किसी एक विषय से लेन देन रखते हैं, जैसे आपने कहा, तो वो जब इकट्ठा होते हैं, बातचीत होती है, तो कोई भी चीज जब होता है तो आप 6 मंथ्स बाद उसको फॉलो अप करते हैं, कितने दिनों बाद, जैसे भी आपने कहा? अच्छा, दैट विल डिपेंड ऑन द इशू। कोई इशू रहता है जो वेरी फास्ट इवॉल्विंग इशू है, जहाँ पर बहुत जल्द जो चेंजेस, तब्दीलियां होती रहती है उस विषय को लेकर, कॉन्टेक्स्ट में चेंजेस आते रहते हैं, तो ऑब्वियसली उसका फॉलो अप और टाइम फ्रेम उसका कम रहेगा, मतलब कि शायद 1 महीना या फिर 2 या 3 सप्ताह भी हो सकते हैं। तो सो इट इज वेरी मच इशू स्पेसिफिक कि कब हमारा जो फॉलो अप या फिर जो पोस्ट इंटरवेंशन हम कहते हैं एक्टिविटी, वो कब रहेगा। और इसके अलावा तो हम सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके 2-3 रोज बातें नहीं करते हैं, इसके अलावा हम रिसर्च भी करते हैं, मतलब कि शोध कार्य। फिजी में हमने देखा कि जो पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पर इमेज हुआ अभी हमारे जो रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में, यहाँ पर इसका जो स्टाइफलिंग इम्पैक्ट था क्रिटिकल डिस्कोर्स पर, मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज थे वहाँ पर एकेडमिक्स ये काफ़ी रिलेक्टेंट हो गए कि पॉलिटिकल इश्यूज पर या कानून से जुड़े इश्यूज पर रिसर्च करे, पब्लिकेशन हो। तो किसी भी सोसाइटी में जब वहाँ पर वैज्ञानिक लोग जो है, इंटेलेक्चुअल्स है, वो जब तक शोध कार्य करके कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे टू द बॉडी ऑफ नॉलेज, तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। और ये जो गैप क्रिएट हुआ था, तो उस वक्त हमने शुरू किया रिसर्च वर्क ऑन वेरियस इश्यूज, जैसे कि हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पब्लिकेशन जो पिछले साल हमने रिलीज किया वो था मीडिया इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट 2010, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। इनफैक्ट जब से वो जो कानून है, लेजिस्लेशन, वो फोर्स में आया था 2010 से लेकर पिछले साल तक, उतना कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किसी ने नहीं किया था कि एक जो प्रोविजन है उसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से हमारे जो पत्रकार जर्नलिस्ट थे वो ऑपरेट कर रहे हैं, द काइंड ऑफ पेनल्टीज दैट दे आर सब्जेक्टेड टू। और फिर हमने
और भी रिसर्च किया कि अच्छा फिजी का कॉन्टेक्स्ट लिया जाए कि क्या यहाँ पर पूरी तरह से मीडिया फ्रीडम कॉन्डिसिव है या नहीं। क्योंकि अभी आप देखें तो डेविड रोबी और बहुत सारे जो शोधकर्ता हैं हमारे क्षेत्र के, उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से मीडिया का रवैया रहा जहाँ तक कि 2000 कू का सवाल है। इनफैक्ट कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी कहा गया कि उन्होंने जो चौधरी सरकार है उसको डिस्टेबलाइज किया थ्रू क्रिटिकल रिपोर्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर ये हिस्ट्री को हम मद्देनज़र रखें तो क्या मीडिया फ्रीडम पूरी तरह से कंडूसिव है, सही है, फ़ायदेमंद है, डिज़ायरेबल है हमारी सोसाइटी में? तो ऐसे विषय पर भी बातचीत डिस्कशन हमने इस रिपोर्ट में किया। फिर रिपोर्ट तो तैयार हुआ, उसके बाद में हमने जो मीडिया एडिटर्स है, जो यहाँ के 6 मुख्य मीडिया आउटलेट्स हैं, न्यूज़ रूम्स के सभी जो हेड्स हैं, उनको हमने एकत्रित किया। तो यहाँ से विजय नारायण साहब गए हुए थे और अटॉर्नी जनरल जिनके नेतृत्व में वो कानून आता है, वो भी थे। तो पहली बार उस पर भी उस तरह से बातचीत हुआ। ये पहली बार था जब डायलॉग फीजी ने इस विषय पर बातें की थी। हमने रिसर्च तो पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त जो स्थिति था वो कंडूसिव नहीं था कि हम सभी को बुलाएं, क्योंकि सरकार उस वक्त कोऑपरेट नहीं कर रही थी ना। उनको सुनना ही नहीं था कुछ जो माइडा एक्ट उसके खिलाफ में। तो जब सत्ता में बदलाव हुआ तो ऑब्वियसली मौका था। और फिर उसके 1 महीने बाद वो जो डिक्री है, वो जो एक्ट है, उसको रिपील कर दिया गया संसद द्वारा। तो ऑब्वियसली पत्रकारों ने बहुत ही राहत की सांस ली उस रात क्योंकि पूरे दशक से उनके ऊपर एक फांसी का फंदा वो लटक रहा था ना, क्योंकि उसी तरह का स्थिति था अगर उस एक्ट को देखा जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, फिर हम इस पर और भी ज्यादा बातें करेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहें आमने सामने प्रोग्राम में। आज हम बातें कर रहे हैं डायलॉग फीजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलेश लाल से, और भी बातें बस इस छोटे से ब्रेक के बाद में। जब आप समा ट्रेडिंग से सामान लेते हैं, कल आकाश में बन व्हीकल में पिक करीस, ओह तब गया साथे। ऑफ कोर्स गर्ल, उसके व्हीकल तुम देखा, एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर डिजाइन इतना सुंदर है। नया सीट कवर, फ्लोर मैट्स, लाइट्स, इट्स जस्ट अमेजिंग। बोले सब समा ट्रेडिंग से लीज है, और उसके घर में एलईडी एनर्जी सेविंग लाइट्स और सोलर लाइट्स भी इंस्टॉल्ड है। बहुत जानता उसके बारे में। हाँ, उसके और समा ट्रेडिंग में कौन सी है हम सब जान गया। ओह माय गॉश, बॉक्स के अंदर क्या है? देखिए देखिए देखिए। आप भी सोच रहे होंगे कि बॉक्स के अंदर क्या है, अब आपको मालूम पड़ेगा। घबराएगा मत, ये एक बहुत ही बढ़िया ऐप है, एक सबसे नया, सबसे बेहतर फीजी विलेज ऐप, जिसे अपडेट किया गया है। एक नया लेआउट, बढ़िया कंटेंट सीधा आपके लिए लाया गया है। शॉर्ट स्वीट आपके हाथों में, नवीनतम खबरें जल्द ही आपको पहुंचाए, ताकि आप भी अपडेटेड रहे। ये सब नया फीजी विलेज ऐप पर आपका नंबर 1 मीडिया वेबसाइट अब और भी बेहतर उपलब्ध है प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में। आज ही डाउनलोड करें और अपडेट करें सबसे नया फीजी विलेज ऐप। साल का वो 9 डेज जिसके बारे में हम बातें करते हैं, आपके लिए बढ़िया डील्स, सबसे बिगेस्ट क्राउड, पीजी शोकेस 2024। ये मौका है आपके पास साउथ पैसिफिक के सबसे बड़े ट्रेड शो का हिस्सा बनने के लिए। वोडाफोन अरीना सुबह में 5 से 13 जुलाई तक अपना बूथ बुक कर ले। इस मौके को मिस मत करें। कॉल करें टोटल इवेंट कंपनी को 314-766 पर और फीजी शोकेस में अपना बूथ बुक कर ले। फीजी शोकेस 2024। हम जनगणना के लिए यहाँ आए हैं। इस गांव में तुम ही एक पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए एक काम तुम्हें सौंपते हैं। काम का होगा? हर बच्चे कितने हैं, इन सवालों
रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर आमने सामने आप तक ला रहे हैं Ministry of Health and Medical Services. ओके, आमने सामने प्रोग्राम आपके लिए हम ला रहे हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल डायलॉग फीजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलेश लाल है। नीलेश, हमने जब आपसे बात की थी आप यहाँ पर आए तो हम चाहते थे कि आप लोगों को बताएं, जब हम बात करते हैं एनजीओस, अब बहुत सारी गैर सरकारी जब हम बोलते हैं गैर सरकारी तो उससे हमारा मतलब ये हो जाता है कि ऐसी संस्थाएं जो सरकार से जुड़ी नहीं है, जो किसी एक विषय को लेकर जो संस्था खुलती है फिर वो लोगों के लिए काम करती है, तो बहुत सारी हैं फीजी में। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्यों गैर सरकारी संस्थाएं हमारे देश के लिए जरूरी है? क्या इन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या बस ऐसे ही रहने देना चाहिए? और अगर है भी तो क्यों इतनी जरूरी है? मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझाएं कि ये गैर सरकारी संस्थाएं हम लोगों के लिए क्या कर रही हैं, इस देश के लोगों के लिए क्या कर रही हैं। अगर देखें तो हर एक समाज में जो समस्याएं रहती है, अलग अलग समस्याएं रहती है, और फिर समाज में अलग अलग एक्टर्स रहते हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स रहते हैं, नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स रहते हैं, सोसाइटल एक्टर्स, जो ये कोशिश करते हैं कि ये जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए। और सरकार, ऑब्वियसली सरकार का मैंडेट होता है कि वो लोगों की जो समस्या है उनको सुलझाए, लेकिन इसके अलावा और भी इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम अपना एग्जांपल लें तो हम आमतौर पर काम करते हैं डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, सोशल कोहेजन, इन सब विषयों पर, और अभी कुछ हद तक क्लाइमेट चेंज वाले विषयों पर भी हम काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में हम एडेप्टेशन पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ना तक कि और भी ये जो सॉफ्ट इश्यूज है क्लाइमेट चेंज को लेकर कि किस तरह से एडवोकेसी किया जाए, जागरूकता, उस पर हम बहुत नहीं काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक कि डेमोक्रेसी को अगर लिया जाए, प्रजातंत्रता, पीजी में ये हमेशा से एक इशू रहा है कि जो पूरी तरह से डेमोक्रेसी हैजंट बीन एबल टू टेक रूट इन आवर सोसाइटी। उसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे सत्ता पलटाव हुए हैं, और फिर हम देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस आते हैं तो जब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करते हैं तो सम ऑफ दिस आर नॉट रियली वेरी डेमोक्रेटिक इन नेचर। तो ऐसे स्थिति में डेमोक्रेसी के लिए कौन लड़ेगा? तो उसी वजह से ऐसे संस्थाएं सामने आती हैं कि जो लोग पैशनेट है डेमोक्रेसी को लेकर और जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, या फिर जहाँ तक कि राजनीति का सवाल है, तो वी आर इंडिपेंडेंट एक्टर्स, मतलब कि हम किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल एक्ट या फिर एक पॉलिटिकल कोर्स को उसको समंतर नहीं देते हैं। हमारा काम है कि जो सरकार है उसको हम अकाउंटेबल रखें, जो कुछ सरकार कर रहा है लोगों तक हम बताएं। अभी अगर एक नया बिल सामने आया है तो बिल में क्या है, क्योंकि बिल हो जाकर कानून हो जाएगा, फिर आगे जब संसद उसको पास करेगा और जब वो कानून बन गया तो देश के में जितने भी लोग रहते हैं सभी उसके अधीन, उसके नीचे ऑल बी सब्जेक्ट टू द लॉ। तो जब वो बिल जब कानून बन रहा है, जब प्रोसेस उसका चल रहा हो, तो उस वक्त लोगों के लिए मौका रहता है कि अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको व्यक्त करें। और हम क्या करते हैं कि क्योंकि वो जो लॉ है, लेजिस्लेशन है, वो लिखा हुआ होता है लीगलिज्म में, मतलब कि लीगल लैंग्वेज में, तो जो आम लोग हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो उसको हम लोगों तक बताते हैं कि ठीक इसका मतलब ये है, बहुत ही आसान शब्दों में लोगों को हम क्लियर करते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में भी समझाते हैं, क्योंकि हमारे जो लॉज है वो अंग्रेजी में होते हैं। तो लोग समझ जाते हैं कि, तो फिर लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं कि अच्छा ये लॉ सही रहेगा समाज के लिए, या इसका हम खंडन करें, इसको हम विरोध करें। तो ये भी हमारा काम है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है किसी भी समाज में अगर देखा जाए। इसके अलावा अभी हमारा जो समाज है ये बहुत ही ससेप्टिबल है टू द इम्पैक्ट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि
वो जो फेक न्यूज़, वो जो गलत जानकारी सोशल मीडिया और भी माध्यम से लोग फैलाते हैं, तो कैसे उसको डिस्पेल किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये जानकारी सही नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स हम जो एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिश्ड उसको हम नहीं जाकर लोगों के लिए वेरीफाई कर सकते हैं जी। तो हम लोगों को इक्विप करते हैं, उनको हम उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं कि अगली बार जब वो इंटरनेट पे किसी भी जानकारी को एक्सेस करें, उनके पास में वो क्षमता हो कि वो जान जाएं कि अच्छा ये सही जानकारी है, इसका जो सोर्स क्रेडिबल है। तो ऐसा हम कुछ करते हैं। फिर एक और हमारा जो पेपर्स है वो है पॉलिसी मेकिंग को लेकर कि जो जनता है वो क्या चाहते हैं, इज इट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिसी मेकिंग। अभी एक नीति को ले लिया जाए जो बहुत ही अनपॉपुलर है पीजी में। पिछले वर्ष जो वेट इंक्रीज किया गया था, बहुत ही बड़ा इंक्रीज था, 9% से 15%, और उसका जो इम्पैक्ट है लोगों को हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर गया। तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उस नीति को लेकर? अभी जो बजट है, नया बजट ये फिर आने वाला है, तो जो हम वर्कशॉप करते हैं उसमें हम कंसेंट कलेक्टिंग सेशन भी करते हैं कि अच्छा हम गए हुए हैं ताबू में, तो वहाँ पर हम पूछेंगे लोगों को कि अच्छा आप क्या देखना चाहोगे बजट में। तो फिर हमारे पास एक्सेस है, हम यहाँ कर आकर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनको बताते हैं कि ये लोग चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट भी जाकर कंसल्टेशन करती है, लेकिन अगर आपने तस्वीर देखे हैं उनकी वेबसाइट पे तो आप देखे होंगे कि कभी 5 लोग आते हैं, कभी 7 लोग आते हैं, तो लोगों की रुचि काफी कम हो गई है। तो बेसिकली गैर सरकारी संस्थाएं जो मुख्य विषय है इस देश के, उनको लेकर लोगों में जागरूकता जो है ये पैदा करती है, अवेयरनेस जो है ये पैदा करती है, उनकी बातें लेती हैं कि उनके क्या विचार है, फिर वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, दैट इज वन ऑफ द फंक्शन, राइट। जागरूकता लाना और साथ साथ में लोगों को विचार जो नीति बनाने वालों तक पहुंचाना, ये एक इम्पोर्टेंट पर्पस है। इसके अलावा रिसर्च करना ताकि खुद हम एविडेंस बेस्ड जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस है वो गवर्नमेंट तक कर सके, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो नहीं रहे थे, तो हमने खुद किया। हाँ जी। और फिर उसमें एविडेंस सामने आया और उसको लोगों तक, आई मीन वेरियस स्टेक होल्डर्स तक हमने पहुंचाए। इसके अलावा और भी जो समस्याएं हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, जब आप ऐसे जाते हैं, जैसे अभी आप लोग जब अलग अलग जगह पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जब आप लोग जाते हैं, यहाँ पर अभी गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में जो बातें हमने करनी थी, तो वो तो काफी लोगों के समझ में आ गई। डायलॉग फीजी क्या करता है ये काफी लोगों के समझ में आई। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ नीलेश कि जो लोग, जब आप लोग गाँव में जाते हैं, जब आप लोग कोरों में जाते हैं, जब आप लोग इतने सारे लोगों से बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा एक विषय है जो उठकर हमेशा सामने आता है जिसके बारे में लोग आपसे बहुत शिकायत करते हैं? ओके, एक्सीलेंट क्वेश्चन। हमने देखा है कि वो विषय जिनको हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर इश्यूज, ये हमेशा सामने आते हैं। तो लोग जैसे कि वही कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर, फिर जो पब्लिक सर्विसेज है, जैसे कि रास्ते हो, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये मुख्य विषय है, राइट। ये हमेशा सामने आते हैं। तो कभी कभी हम जाकर लोगों को संविधान के विषय में बताते हैं कि देखिए आपके संविधान में ये सब है। तो फिर शायद लोग उतना ध्यान या उसमें उतना उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका जो सवाल रहता है कि अच्छा यहाँ पर अब वाटर सप्लाई कब आएगा, या फिर मुख्यतः लोगों की यही एक प्रॉब्लम है ना। लोग मुख्यतः जानना चाहते हैं कि पानी नहीं मिल रहा, पानी कब से मिलेगा, अगर बत्ती नहीं है तो बत्ती कब आएगा, इस चीज का दाम इतना ऊपर है, ये नीचे कब जाएगा। तो ये मेन चीजें हैं ना जो आजकल जो लोग डेली लाइव्स अपना जीते हैं, उनको तो यही सवाल रहता है ना हमेशा। किसी से भी पूछ लो, कहीं भी अगर आप जाकर बात करोगे तो एक ही बात ना, ये इतना महंगा है कैसे खरीद कर लाए, या पानी नहीं आ रहा है, इतने बजे से इतने बजे तक नहीं आता है, या
सप्लाई ठप हो जाती है पावर की तो फिर नहीं आता है। तो मुख्यतः या स्कूल में आजकल फ्यूल का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कारपूलिंग करना पड़ता है कभी-कभी, कुछ लोग नहीं करना चाहते। ये मुख्यतः यही विषयों पर बातें होती हैं आजकल ना ज़्यादा करके। हाँ, आई मीन इसी तरह के जो सवाल है लोग हमेशा लाते हैं। हालाँकि हम ये बात को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इनसे बहुत ही क्लोज़ली जुड़ा हुआ है मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का विषय। अगर देखा जाए तो फिजी के संविधान में अभी लोगों के जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है गारंटीड है। मतलब कि पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, अलग-अलग सप्लाई ऑफ हाउसिंग, ये सब राइट्स गारंटीड है। ये अधिकार है सबका। ये सभी का अधिकार है। हालाँकि अभी तक यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सरकार को कोर्ट नहीं लेकर गया है कि मेरे पास में अच्छा घर नहीं है या मेरे पास में रहने को घर नहीं है। कोई अभी तक नहीं लेकर गया है, क्योंकि अगर ऐसा स्थिति आता है तो फिर सरकार को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो सरकार है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि फिलहाल सरकार के पास में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको घर प्रदान करे। तो ये सब अधिकार हैं, तो हम लोगों को बताते कि अच्छा ये तो आपके अधिकार हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको भी सामने लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब हम गांव में जाते हैं फॉर इंस्टेंस, तो उसको हम नोट करके फिर हम यहाँ पर लाकर पॉलिसी मेकर्स तक भी पहुँचाते हैं। अब क्या होता है ये तो हम नहीं जानते। इसके अलावा हम एक और काम करते हैं कि लोगों को हम उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं कि किस तरह से आप जो बजट सबमिशन है उनको तैयार करें, ताकि सरकार तक आप अपना जो नीड्स है उसको पहुंचा सकें, ताकि उसका अगले बजट में शामिल होने की जो संभावनाएं हैं बढ़ जाए। किस तरह से आर्टिकुलेट करना है, क्योंकि लोग कभी-कभी ऐसे आर्टिकुलेट कर देते हैं कि ओके मुझे चाहिए, और अगर आप उसको आर्टिकुलेट करेंगे कि हमारे समाज को चाहिए या इतने लोगों को चाहिए, पूरे कौम को चाहिए, तो उसका जो इफेक्ट है वो अलग रहता है। तो ये भी हम प्रयास करते हैं कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, ताकि वो अपने सरकार से सही तरह से इंटरेक्ट कर सकें, ताकि उनकी जो आवाज़ें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसको फॉर इट टू बी रिफ्लेक्टेड इनटू पॉलिसी मेकिंग, उसकी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाए। अच्छा, जब आप लोग किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, अभी मैंने देखा आप लोगों ने अभी हाल ही में, जिस पर अभी हम बात करेंगे, अभी आप लोगों ने हाल ही में एजुकेशन पर एक बहुत अच्छा वर्कशॉप वगैरह जो है, जो पैनल डिस्कशंस वगैरह कुछ किया था, जिस पर मैं चाहूंगी कि आप बताएं। तो मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाने को सोचते हैं, जैसे महिलाओं को लेकर अभी आप लोगों ने कुछ किया था, ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत सारी चीजें आप लोग करते रहते हैं ना, मैं फॉलो कर रही थी आपका पेज। तो आप मान लो तावा गए, कैसे आप लोग डिसाइड करते हो कि आप लोग जो भी मीटिंग वर्कशॉप जो भी करोगे, तावा में कौन कौन आएगा उसमें? हाउ डू यू डिसाइड? वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, इस बात को लेकर हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है या इसका करने का जो तरीका है, ये और एनजीओ से बिल्कुल भिन्न है। हम ये विश्वास करते हैं कि लोगों को हम रिक्रूट करते हैं हमेशा थ्रू एन ओपन एंड इंक्लूसिव चैनल। तो उसको हम एडवर्टाइज करते हैं और लोगों को मौका मिलता है कि वो अप्लाई करें कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेंट रहना चाहते हैं। आमतौर पर हम तो वो कहाँ पर एडवर्टाइज करते हैं? उसका एडवर्टाइजिंग मुख्य तौर पर हम फेसबुक पर करते हैं। जी। इसके अलावा हम जो अलग-अलग गांव में जो लोग हैं उन तक भी खबर पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारे नेटवर्क में काफ़ी लोग हो गए हैं। अच्छा। कितने सालों से हम करते आए हैं। अच्छा। तो वो भी ये जो खबर है उसको फैला देते हैं गांव में। जी। लेकिन सभी को रजिस्टर करना पड़ता है। अच्छा। और कुछ लोग जिनके पास में शायद इंटरनेट इत्यादि का सुविधा नहीं है, तो हमें कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो हमारे
लोग रहते हैं जो उनके गांव में हैं, उनके थ्रू वो आ सकते हैं। आमतौर पर ये जो फिलहाल के लिए जो वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं उसका विषय है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और साथ साथ में पीजी का संविधान। तो इस पर हम अभी सोच रहे हैं अगले सप्ताह हम लंबा साहू में जो अगला कार्यशाला है उसको करेंगे। हमने देखा है कि लोगों में इसके विषय में जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो काफ़ी कम है, जहाँ तक कि संविधान को लेकर कि संविधान में क्या कुछ है, साथ साथ में प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, और जो फिजी का चुनाव प्रणाली है उस पर भी हम सेशन रखते हैं। उस पर लेकर बहुत कम जानकारी है लोगों के पास में। तो आप लोगों को बेसिकली समझाते हैं किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में, कैसे कितने लोग आते हैं जब ऐसा कुछ करते हैं तो? वैसे तो कभी-कभी हमारे पास में लगभग 200 लोग भी अप्लाई कर देते हैं एक वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए, लेकिन हम अबाउट 30 से लेकर 40 लोगों को अकोमोडेट कर पाते हैं। तो ये वर्कशॉप जब होता है, ये कार्यशाला जब होती तो ऐसे खुले मैदान में ऐसे करते हैं या फिर कहीं पर होटल्स बुक करते हैं? हाँ, होटल्स बुक होते हैं, कम्युनिटी हॉल्स बुक होते हैं, टाउन हॉल्स इत्यादि। कम्युनिटी हॉल्स में तो काफ़ी लोग फिट हो जाते होंगे ना? लेकिन हमें मैनेजमेंट रखना पड़ता है क्योंकि हम वहाँ पर जाकर हाँ, लेक्चर नहीं देते हैं, हम एक्टिविटीज करते हैं ताकि लोग सीख सकें ना, गेम्स होते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होते हैं। तो गांव में से एक गांव से किसी एक को लिया तो वो जाके अपने गांव में लोगों को समझाता है, इस तरह से कुछ करते हैं? वेल वैसा हम दैट इज आवर होप, यही हम आशा करते हैं कि लोग जो आते हैं वो जाकर फिर और लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। तो वो एक बात है जिसको ध्यान में लेकर हम लोगों की चुनाव भी करते हैं, क्योंकि जब 200 पीपल अप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली उसमें से चूज भी करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे सवाल रहते हैं उस फॉर्म में जिससे हम अपना डिसीजन बनाते हैं कि ये सही व्यक्ति रहेगा इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो भी हम आपसे करेंगे। अभी एजुकेशन के बारे में मैं आपसे जानना चाहती थी, जो आप लोगों ने एजुकेशन से संबंधित एक वर्कशॉप किया था, एक पैनल डिस्कशंस कुछ हुआ था, तो मैं चाहूँगी कि आप समझाएं, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि आप लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि एजुकेशन, जो टेरिटरी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ना? क्यों आप ऐसा सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद नहीं आगे बढ़ना चाहते ना पढ़ाई में उस तरह से। तो इस पर और भी बातें बस थोड़ी ही देर में हम करेंगे। हेलो, कहाँ है तुम तो जनता हम कहाँ रहेगा? Let me guess, Rajendra Supermarket। हाँ, हमारा सबसे बेस्ट सुपरमार्केट और यहाँ पे चले हैं 60th एनिवर्सरी। वेट करो, हम भी आता है। राजेंद्र सुपरमार्केट, सबसे बढ़िया सुपरमार्केट, जहाँ है बढ़िया ग्रोसरीज, फ्रोजन आइटम्स, लिकर, कॉस्मेटिक और भी बहुत कुछ। अनबिलीवेबल सेविंग्स करने का मौका, हर सप्ताह स्पेशल्स पाइए। सेलिब्रेट करें राजेंद्र का 60 इयर्स और जश्न में शामिल हो जाए। राजेंद्र, आपका फैमिली हाइपरमार्केट। क्या कोई शादी या बर्थडे हो रहा है? नया वॉशिंग मशीन चाहिए? अचानक से कोई फंक्शन के लिए भी सोचिए BSP अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन। हमारे हाईली ट्रेन्ड और फ्रेंडली स्टाफ आपकी मदद करेंगे। $10,000 तक जल्द फैसला और इंस्टेंट अप्रूवल पाइए। अगर आप BSP के साथ नहीं है तो आज ही स्विच करें। विजिट करें bsp.com.fj या अपनी नजदीकी BSP ब्रांच जाए और अप्लाई करें। Think BSP for unsecured personal loans। जिंदगी में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका हल बातचीत से निकाला जा सकता है। जुड़ जाए रेडियो सरगम ऑन एयर और रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर, जहां पर बृहस्पतिवार की रात 7:30 से 8:30 तक आमने सामने प्रोग्राम, जिसमें कई विषयों पर बातचीत की जाएगी। याद रहे, बृहस्पतिवार की रात 7:30 से 8:30 तक रेडियो सरगम ऑन एयर और रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर आमने सामने आप तक ला रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। जी, आमने सामने प्रोग्राम आपके लिए हम ला रहे हैं। और नीलेश, हम बातें कर रहे थे जो आप लोगों ने हाल ही में एक पैनल डिस्कशन किया, उसके बारे में जरा विस्तार में समझाएं, फिर हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ फोन कॉल्स लें, ये इन केस कोई आपसे अगर कोई सवाल करना चाहता है। ओके, अब जो हाल में पैनल डिस्कशन हुआ था इस महीने के शुरुआत में, वो दरअसल था टेरिटरी एजुकेशन जो फिजी में उसके स्तर को लेकर। जी। क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स है ये कह रहे हैं कि जो टेरिटरी एजुकेशन है इसका स्तर फिजी में नीचे जा रहा है।
हालांकि अगर आप देखें तो पिछली सरकार, अभी की सरकार, इनकी जो पूंजी रही है जहाँ तक कि शिक्षा को लेकर ये बहुत बड़ी रही है। जो टेल स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन ये प्रदान किया गया। और जो सरकार है, इन्होंने बहुत बड़ा पूंजी लगाया एजुकेशन में, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। और तो जब इतना ज़्यादा पैसा इस व्यवसाय में हम कहेंगे उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका जो मैक्सिमम डिविडेंड्स है, ये रिटर्न्स जो है ये सामने आए। तो जब एम्प्लॉयर्स, जो एंड यूजर्स है हमारे ग्रेजुएट्स को, अब सरकार पैसा लगा रही है, यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, और जो प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं, मतलब कि जो ग्रेजुएट्स हैं, फिर उनके जो यूजर्स हैं, ये एम्प्लॉयर्स हैं, वो लोग जो लोगों को काम देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रेजुएट्स है उनके स्तर नहीं ठीक है। एम्प्लॉयर्स कह रहे हैं कि उनको हमें सिखाना पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पहले के मिलान उनको काम सिखाना पड़ रहा है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज लेकर रहे हैं। और कुछ एम्प्लॉयर्स कह रहे हैं कि ग्रेजुएट्स ये ठीक तरह से लिख नहीं पा रहे हैं। उनको अगर कह दें कि सही तरह से एक वाक्य को लिखे, अंग्रेजी में नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये हालांकि वो टेशरी इंस्टीट्यूट से आए हैं पढ़कर। जी, तो ये सब जो कंप्लेन, शिकायतें रही हैं एम्प्लॉयर्स को लेकर, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो टेशरी एजुकेशन जो प्रोवाइडर्स है, मतलब कि जो मुख्य 3 यूनिवर्सिटीज हैं जी, इनको हम लाए, राइट, यू नो, टू अ डिस्कशन, जहाँ पर ये जो सभी हिस्सेदार हैं जो एक ही टेबल पर या एक ही जगह पर मौजूद हो। क्योंकि एम्प्लॉयर्स वो कहीं और कह रहे हैं, और फिर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सेदार इसमें है जो फीजी हाई एजुकेशन कमीशन, क्योंकि उनका जो मैंडेट है और उनके पास में अथॉरिटी है कि रेगुलेट करें यूनिवर्सिटीज़ में कौन से प्रोग्राम्स जो है अप्रूव हो रहे हैं, करिकुलम उनका क्या है, ये सब अप्रूव करता है फीजी हाई एजुकेशन कमीशन। और फिर TSLS, मतलब कि टेशरी स्कॉलरशिप्स और लोन्स सर्विसेज जो है, वो स्कॉलरशिप यानी कि फंडिंग एजेंसी है, जिनको सरकार पैसा देती है, और TSLS डिसाइड करता है कि किन बच्चों को जो स्कॉलरशिप है या फिर लोन, अभी तो सब स्कॉलरशिप हो गया, वो दिया जाए। तो इन सभी स्टेक होल्डर्स को हमने सामने रूम में लाया, और आप जाकर डायलॉग फीजी का जो पेज है वहाँ पर ये जो वीडियो है उसका अभी भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह का डिस्कशन हुआ। तो ये बहुत बिल्कुल ही प्रतीत हो गया कि ये सभी जो स्टेक होल्डर्स थे ये एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। और अब हम देखेंगे अभी जो रिपोर्ट है इसका, जो पूरी तरह से जो डिटेल रिपोर्ट रहेगा उसको तैयार किया जा रहा है। उसको फिर हम भेजेंगे और देखेंगे, फॉलो अप इवेंट्स भी करेंगे कि क्या कुछ जो चेंजेस हैं ये आए हैं, यू नो, जहाँ तक किस स्तर का सवाल है। मेरे जहन में एक बात आ रही है नीलेश, जो भी टेशरी इंस्टीट्यूट जाता है वो अगर अच्छा करता है तो वो ग्रेजुएट होता है, राइट, सर्टिफिकेट हाथ में आता है, डिप्लोमा हाथ में आता है, डिग्री हाथ में आती है, तब फिर वो लेकर जाते हैं, काम ढूंढते हैं। तो अगर वो, क्योंकि वो जो पढ़ाई होती है वो कोई इजी पढ़ाई तो होती नहीं है, यूनी की पढ़ाई तो इजी होती नहीं है। कितनी देर जाकर लोग पढ़ते हैं, सेमेस्टर ब्रेक वगैरह जब मिलता है तो थोड़ा आराम करते हैं, अदरवाइज कितनी मेहनत होती है। तो वहां पर तो बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग जो लिखते हैं, यू नो, तभी तो वो पास हो पाते हैं, तभी तो सर्टिफिकेट हाथ में आ पाती है ना, या डिग्री या व्हाटएवर जो भी करते हैं वो। तो फिर जब वहां पर उनकी लिखाई इतनी अच्छी होती है तो फिर कैसे जो जॉब देने वाले होते हैं वो कैसे बोलते हैं कि ये लोग ठीक सही से कर नहीं पाते। अच्छा, अगर एक ग्रेजुएट को यूनिवर्सिटी सर्टिफाई करके भेज देता है मार्केट में, हाँ, और फिर एम्प्लॉयर जब इनकी जो परीक्षा लेता है, जहाँ तक कि रियल वर्क का सवाल है, और उसका परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं है, तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि किस तरह का असेसमेंट मेथड्स थे, कि किस तरह से जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने इसको असेस करके फिर सर्टिफाई किया है। क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल भी करते कुछ दिन ना,
हाँ, वो तो कुछ जो प्रोग्राम्स है उसके कंपोनेंट रहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी पढ़ता है, ये मेरा सवाल है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो सुन रहे हैं वो समझे। अगर मैं पढ़ रही हूँ, राइट, मैं कोई सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं जब वर्क फोर्स में जाऊंगी, मैं काम करने जाऊंगी, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं ना। मैं तो सिर्फ ये लेकर जा रही हूँ, वहां जाऊंगी तब तो सीखूंगी ना, दिमाग लेकर जाऊंगी तो सीखूंगी, तब मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा। तो तभी तो लोग एकदम नए होते हैं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं जाकर, मान लो 6 महीने या 3 महीने कहीं किसी कंपनी के साथ में प्रैक्टिकल किया, तो उस कंपनी ने पेपर में लिखा, तो वो पेपर वापस यूनी लेके जाते हैं, तो वो सब मार्क्स जो है वो सब शामिल होता है उसमें। तो फिर अभी जो शिकायत है एम्प्लॉयर्स का, वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रेजुएट्स जिनको जो कुछ जानना भी चाहिए, मतलब कि सब्जेक्ट मेटा से ताल्लुकात, राइट, अभी आपके फील्ड में एक बेसिक चीज हो, राइट, एम्प्लॉयर्स कह रहे हैं कि ये जो अपना फील्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी नहीं समझते। जो उनका एक्सपेक्टेशन है कि ये तो समझना चाहिए, राइट। तो फिर उसी वजह से जो सवाल है ये उठ रहे हैं, और काफी मीडिया रिपोर्ट्स भी थे इसको लेकर, जहां पर एम्प्लॉयज ने कहा है कि ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन रहा है, और उनका जो ये तजुर्बा, एक्सपीरियंस विद सम ऑफ दिस ग्रेजुएट्स से रहा है। तो और फिर जब ये पैनल डिस्कशन हुआ, तो हालांकि शुरू में जो यूनिवर्सिटीज बहुत ही डिफेंसिव थे, उन्होंने कहा कि कोई समस्या है ही नहीं स्तर को लेकर। लेकिन बाद में हमने देखा कि जब लोग स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने लगे कि ऐसा है, वही तो सबसे मजेदार होता है। तो फिर हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज के जो रेप्स थे, और ये बहुत ही सीनियर पीपल थे, वो सिर्फ वो जो अपना जो स्थान से उसमें उन्होंने कुछ शिफ्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ओके, इसका वजह हो सकता है जो स्केलिंग पहले हो रहा था वो अब बंद हो गया है, और फिर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन क्राइटेरिया वो नीचे उनको लाना पड़ा है। तो इसी सब कारण से उन्होंने कहा कि जो स्तर है वो नीचे गया है। तो अंत में उन्होंने एडमिट किया कि स्तर नीचे गया है, राइट। जबकि शुरू में वो काफी काफी स्ट्रांगली कह रहे थे कि नहीं, हाउ डेयर यू से दैट, कि स्तर नीचे गया है। तो इंटरेस्टिंग है। तो ये जो फैसला हुआ है, जो पैनल डिस्कशन हुआ है, अब यहाँ से वो जो मेन स्टेक होल्डर्स थे वो वहां पर थे। तो जहां तक कि स्तर का सवाल है, मेरे ख्याल से सबसे जो मुख्य भूमिका यहाँ पर है जो टर्शियरी एजुकेशन प्रोवाइडर्स, और साथ साथ में जो रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको ऑब्वियसली ये जो एंटिटीज है उनको अब रीइवैल्यूएट करना है जो उनकी मेथोडोलॉजी है, चाहे वो सर्टिफिकेशन करने का मेथोडोलॉजी होगा या फिर असेसमेंट करने का जो तरीका होगा। क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पर कुछ हद तक एडमिशन भी हो गया इनके द्वारा, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ समस्याएं हैं स्तर को लेकर। तो अब जहाँ तक कि हम देख रहे थे, हम सफल हुए, क्योंकि हमारा काम था कि ये लोग माने कि हाँ प्रॉब्लम्स है और कुछ करना ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे थे कि मोर देन 150 मिलियन हर वर्ष जाता है, ट्यूशन फीस, साथ साथ में अलाउंसेस जो होते हैं बच्चों के, जो तो टर्शियरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। और एक देश, डेवलपिंग स्टेट, और ख़ास तौर पर जो अगर हम रियलिटीज़ लें अपने जो आर्थिक स्थिति उसको लेकर, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि सरकार जब भी किसी भी सेक्टर में पूंजी लगाए तो उसका मैक्सिमम रिटर्न्स हमारे जो करदाता है उनको मिले। हम अपने लाइन्स यहाँ पर खोल रहे हैं। किसी के पास अगर कोई सवाल है जो नीलेश से आप करना चाहते हैं, तो आप हमें 331850 पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। फिलहाल नीलेश से बात करते रहेंगे। तो ये जो इसके अलावा जो आप लोगों ने एक हाल ही में एक सभा जो है, सभा कहें इसको या हम कार्यशाला कहें इसको, आप लोगों ने की थी, मेरे ख्याल से शायद कहीं भीतरी इलाकों में जाकर कुछ ऐसा किया था आप लोगों ने, जो शायद ह्यूमन राइट्स को लेकर था, है ना? महिलाओं को लेकर था, ह्यूमन राइट्स को लेकर था। उसकी प्रतिक्रिया कैसी रही है?
हाँ, वैसे तो बहुत सारे सभाएँ हमने किए हैं। अभी एक विषय पर हम काम कर रहे हैं, ये जो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आ रहे हैं फ़िजी में होने को सरकार ने कहा है कि बहुत जल्द से जल्द वो इसको करना चाहेंगे। तो हमने देखा है कि हमारा जो पार्लियामेंट में उसमें जो महिलाएँ हैं उनकी संख्या कम हो गई है। जी, जी, जी। 21.6% था 2021 में, अब हो गया है 9%। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो हम सोच रहे हैं, हमारा ये ठोस विचार है कि यहाँ पर महिलाएं जो पॉलिटिशियन हैं उनको ट्रेन करने का और उनके साथ-साथ में नेशनल ड्यूटीज़ के लिए तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो हम इस पर काम कर रहे हैं। ये खास तौर पर ये नॉन पॉलिटिकली पार्टीशन ट्रेनिंग, मतलब कि कोई राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट या कुछ किसी आइडियोलॉजी को लेकर हम ट्रेन नहीं करेंगे। राइट। हमारा यही मकसद है कि हम किसी भी तरह से हम वो जो महिलाएं हैं, साथ-साथ में यंग पीपल है, युवा लोग हैं, जिनकी संख्या भी बहुत कम है हमारे जो राष्ट्रीय संसद में। कैसे और भी लोगों को हम एनकरेज करें कि वो आकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करें और उसमें सफलता प्राप्त करें। कोई है लाइन्स पर, हम देखें कौन है। नमस्ते आपको। नमस्ते, नीलेश को भी नमस्ते। जी हाँ, बोलिए, क्या सवाल है आपका? पहले वक्त रेडियो सरगम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि नीलेश लाल को आप लोगों ने लाया और बहुत बारीकी से नीलेश भाई ने समझाया कि डायलॉग फ़िजी का फंक्शन क्या है। मैं नीलेश से अच्छी तरह से एसोसिएटेड हूँ, हमारी काफ़ी जान पहचान है। लास्ट जो टेस्ट की सेमिनार मैंने अटेंड किया, वहाँ पे काफ़ी कुछ हाईलाइट किया गया और जो शायद वैसे नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए एनजीओ को, जैसे डायलॉग फ़िजी है, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन फ़िजी। और डायलॉग फ़िजी जो ये काम कर रहा है इसको, और मेरे ख्याल से सिर्फ जैसे एनजीओ है तो ओवरसीज से जो बजट आता है वो मिलता है, सरकार की ओर से भी उनको ऐसे बजट होना मिलना चाहिए। ऐसे सिम्पोजियम्स फ़िजी भर में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल से नीलेश से मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट अगर ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज हो सके जो हेल्थ सेक्टर के बारे में, तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। आप भी अगर हमें कॉल करना चाहते हैं या नीलेश से कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेल्थ सेक्टर के बारे में इन्होंने कहा कि अगर कुछ आप ऑर्गेनाइज करते हैं इस विषय पर तो अच्छा रहेगा। तो कुछ प्लानिंग है अभी, पाइपलाइन में कुछ है ऑलरेडी? सबसे पहल तो मैं भाई साहब को उनके जो काइंड वर्ड से सुनहरे शब्दों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक कि हेल्थ सेक्टर का सवाल है, हमने इस पर काम किया खास तौर पर 2021 में जब कोविड से हम पूरी तरह से उलझ रहे थे। तो हमने जो उस वक्त वैक्सीन हेसिटेंसी जो बहुत बड़ा समस्या सामने आ रहा था, लोग बहुत तरह के जो मिथ से फैला रहे थे वैक्सीन को लेकर। तो ऐसा वक्त था कि ऐसा लग रहा था कि जो वैक्सीनेशन कैंपेन है ये फेल हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट। तो उस वक्त हमने रिसर्च किया था और उससे रिकमेंडेशंस भी सामने आए थे। इनफैक्ट इट वाज द ओनली एम्पिरिकल स्टडी दैट वाज डन ऑन वैक्सीन हेसिटेंसी इन फिजी एट दैट टाइम। इसके अलावा अभी हम ज़रूर सोच रहे हैं कि जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर को लेकर किस तरह से जो उसमें क्या कहते हैं जो उपलब्धियां हैं फिलहाल, जो फैसिलिटीज़ इत्यादि है उसको किस तरह से सुधारा जाए, उस पर हम काम करने को सोच रहे हैं। साथ साथ में हमने ये बजट सबमिशंस में पहले भी कहा है कि up to 5% of the national budget should be towards the health sector। ये हम कह रहे हैं। हालांकि इन रिसेंट ईयर्स हेल्थ बजट काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम रिनोवेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, किस तरह से जो फैसिलिटीज़ है उसको अपग्रेड करना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक मैंने एक चिट्ठी लिखा था जो फिलहाल के हेल्थ के
परमानेंट सेक्रेटरी है डॉक्टर टोन राबू के पास, उसको लेकर के किस तरह से कोविड का सर्वेलेंस वो कर रहे हैं। और बाईवेलेंस वैक्सीन जो आपको शायद याद होगा सितंबर 2023 में जो यूएस सरकार है उन्होंने बाईवेलेंट वैक्सीन उससे पीजी में दिया है। तो हर एक देश में बाईवेलेंट वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन पीजी में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो कोविड के वेरिएंट्स इतने इवॉल्व हो चुके हैं। अभी देखिए जो फिलहाल बहुत ही आतंक मचा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, खासतौर पर फ्लेट जो अभी का डोमिनेंट वेरिएंट है, उसके अगेंस्ट में जो एफिकेसी है वो वैक्सीन जो फीजी में लोगों को लगाए गए हैं बहुत ही कम है। तो बाईवेलेंट वैक्सीन उसका एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर एक और चीज़ है, आप शायद जानते होंगे पैक्सलोविड, एक मेडिकेशन है एंटीवायरल जो बहुत सारे देशों में जिसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमने आज तक यहाँ पर पीजी में नहीं देखा है कि इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो वो जो लोग हैं जिनको द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर एडवर्स आउटकम्स फ्रॉम कोविड, जैसे कि वो लोग जिनके दिल का रोग हो या फिर डायबिटीज हो, जो पहले से ही बीमार है, कोमोर्बिडिटीज जिसे हम कहते हैं, या फिर वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा हो, तो जैसे ही कोविड डिटेक्ट किया जाता है इनको पैक्सलोविड दे दिया जाता है ताकि उसका प्रोग्रेशन ना हो, निमोनिया इत्यादि, जिससे एडवर्स आउटकम्स होते हैं, मृत्यु होती है। क्योंकि कोविड लोग यहाँ पर पीजी में अभी सोच रहे हैं कि कोविड का जो खतरा एक खत्म हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा सिर्फ हुआ है कि हमने जो अपना रिस्क टेकिंग थ्रेशोल्ड उसको ऊपर कर लिया है। लेकिन कोविड जो है एज अ रेस्पिरेटरी इलनेस, जो SARS-CoV-2 एज अ रेस्पिरेटरी वायरस, वो और कोरोना वायरस से बहुत अलग है और अभी भी लोग उससे मर रहे हैं। तो किस तरह से हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है तैयार है, किस तरह से इन्फेक्शियस डिजीजेस के जो स्पेशलिस्ट है उनको यहाँ पर तैयार किया गया है इन सालों में। इन सभी बातों पर हमने उनसे पूछा है। अभी तक तो रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने मीडिया एडिटर्स को भी भेजा कि आप लोग पूछिए। अब हम देखेंगे इस पर, हम और भी जो हम सोच रहे हैं कि आगे चलकर हम कुछ जरूर करने वाले हैं इस विषय पर। तो हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति पर इतनी जल्दी पता नहीं कैसे पहुंच गए। अभी तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में, क्योंकि आप जब बोल रहे हैं तो आपके जवाब को सुनकर और भी सवाल जो है वो उछल रहे हैं और मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समय हो गया है तो अब हमें जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा हमें नीलेश आपसे बात करके, और आज मुझे खुद स्वयं बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और हम कोशिश करेंगे कि आप एक बार पुनः आए इस कार्यक्रम में, और जो वर्कशॉप्स वगैरह आप लोग करते हैं जगह जगह पर, जो लोगों को जो जानकारियां समाज को आप दे रहे हैं, जो देश में हो रहा है, जो मुख्य विषय है देश पर जो असर कर रहे हैं, उन विषयों के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी कई विषयों पर इसी तरह से आप बातें करते रहेंगे, और हम किसी दिन आपको एक बार पुनः इनवाइट करेंगे ताकि आप आकर उसके बारे में और समझा सके। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ स्नेह जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में, और जो विषय को फिर हमने फिर डिसाइड किया कि इसको लाया जाए, क्योंकि हमारा जो कौम है, भारतीय कौम है, उसमें काफ़ी कम जागरूकता है एनजीओस के काम को लेकर। तो हम यही आशा कर रहे हैं कि कुछ जागरूकता, कुछ प्रकाश हमने डाला है इसको लेकर। ज़रूर हमारे लोग हैं अब कुछ पहले से ज़्यादा समझ गए हैं कि क्यों एनजीओस इम्पोर्टेंट है और क्यों हमारा समाज के लिए ज़रूरी है कि हम एनजीओस द्वारा जो कुछ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर और भी और जो अन्य कौम है उनसे हम मिलान करें तो हमारे कौम के लोग काफ़ी कम पार्टिसिपेट करते हैं एनजीओ एक्टिविटीज़ में। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़रूरी था कि उनको हम बताएं। जी, थैंक यू सो मच, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। पेश है आपके लिए मैकडॉनल्ड्स